हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू फार्माकोन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं प्री फॉर्मुलेशन के फोर्थ लेक्चर के बारे में। इससे पहले हमने देखा था कि प्री फॉर्मुलेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, गोल क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कुछ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिनमें हमने क्रिस्टलिनिटी, पॉलीमॉर्फिज्म, हाइग्रोस्कोपिसिटी। इसके बाद हमने फ्लो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा अपने थर्ड लेक्चर में। और आज फोर्थ लेक्चर में हम बात कर रहे हैं सोल्युबिलिटी एनालिसिस के बारे में। सोल्युबिलिटी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपको यही नहीं पता कि आपका ड्रग सब्सटेंस किस सोलवेंट में घुल रहा है या घुलता है, तो आगे चल के आप उसका किसी भी प्रकार की कोई भी डोजेज फॉर्म नहीं बना सकते। या सिंपल से बात करें, टैबलेट जब आपके स्टमक में जाकर डिजोल्व होती है, घुलती है, तो वहाँ पर एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। तो आपको ये पहले ही पता करना पड़ता है कि क्या आपकी टैबलेट एसिडिक इन्वायरमेंट में घुल रही है या नहीं घुल रही है। साथ ही साथ आपको ये भी पता करना पड़ता है कि ड्रग आपकी लाइकोफिलिक है या नहीं, क्योंकि तभी वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच पाएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सोल्युबिलिटी के द्वारा हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आपके सिलेबस में दे भी रखे हैं। पीएच है, पोटेंशियो ऑफ हाइड्रोजन आयन, आपका डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है, इसके साथ साथ आपका पार्टीशन कोफिशिएंट है, ठीक है, पार्टीशन कॉन्स्टेंट है, कॉमन आयन इफेक्ट है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं ये एब्जॉर्प्शन को, देखो सोल्युबिलिटी अफेक्ट होगी तो डिसोल्यूशन अफेक्ट होगा। अगर डिसोल्यूशन पर अफेक्ट पड़ता है तो आपके एब्जॉर्प्शन पर, मेटाबॉलिज्म पर, एक्सक्रीशन पर और साथ ही साथ आपकी बायो अवेलेबिलिटी पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए सोल्युबिलिटी की एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है आपका, या एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल होता है आपके प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज का, क्योंकि ये पता करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर सोल्युबिलिटी फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिक्विड डोजेज फॉर्म कर लेते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका ड्रग सब्सटेंस किस में घुल रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसका सिरप बनना चाहिए, सस्पेंशन बनना चाहिए या इमल्सन बनना चाहिए। क्योंकि सस्पेंशन, इमल्सन और सिरप तीनों में डिफरेंस अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोल्युबिलिटी का ही है। घुल पा रहा है तो सिरप बन गया, नहीं घुल पा रहा है तो या तो इमल्सन बना दिया गया या फिर सस्पेंशन बना दिया गया, है ना। तो दैट मीन मिसिबिलिटी या सोल्युबिलिटी पर भी डिपेंड करती है आपकी डोजेज फॉर्म का जो प्लान रहेगा आगे का, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि सोल्युबिलिटी क्या होती है। बेसिकली सोल्युबिलिटी का मतलब है, देखो, घुलना। हिंदी में बात करें तो घुलना। अब घुल कौन रहा है? घुल आपका रहा है सोल्यूट। तो ये प्रॉपर्टी किसकी है? ये प्रॉपर्टी है सोल्यूट की, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूशन आपका सोल्यूट और सोलवेंट से मिलकर बनता है। सोल्यूट वो होता है जिसको घोला जाता है और सोलवेंट वो होता है जिसमें घोला जाता है। तो जो सोल्यूट है आपका, उसके घुलने की प्रॉपर्टी क्या है? आपकी सोल्युबिलिटी है ना। वो किस सोलवेंट में घुल रहा है, किस में नहीं घुल रहा है, ये भी सोल्युबिलिटी है। या कितनी मात्रा में घुल रहा है, हाईली सोल्यूबल है या सोल्यूबल है या बिल्कुल भी सोल्यूबल नहीं है, इनसोल्यूबल है। तो ये कैसे डिपेंड करता है या कैसे बताया जाता है कि कौन इनसोल्यूबल है, कौन सोल्यूबल है? ये बेसिकली बताया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। इसके बाद यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है, द सोल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज द अमाउंट ऑफ द ड्रग दैट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन solvent to produce a saturated solution at constant temperature and pressure। यानी कि वही बात बताई जा रही है, ऐसा अमाउंट सोल्यूट का जो कि किसी डिसोल्यूशन मीडिया में अपना डिसोल्व हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर आपके कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि सोल्युबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सोल्युबिलिटी आपकी बढ़ती है, टेम्परेचर कम होगा तो सोल्युबिलिटी आपकी घटेगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप चीनी को पानी में घोलते हो तो नॉर्मली वो घुल जाएगी, लेकिन अगर गर्म पानी में घोलते हो तो थोड़ा जल्दी घुलेगी। दैट मीन उसने डायरेक्टली क्या किया? सोल्युबिलिटी को अफेक्ट किया। इसी वजह से टेम्परेचर और प्रेशर आपके कांस्टेंट होने चाहिए, तभी हम सोल्युबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, सोल्युबिलिटी ऑफ ए ड्रग इज एन इंपॉर्टेंट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज दैट अफेक्ट रेट ऑफ रिलीज इनटू डिसोल्यूशन मीडिया एंड आल्सो अफेक्ट द थेराप्यूटिक एफिकेसी। सोल्युबिलिटी का पता करना है। सोल्युबिलिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोकेमिकल पैरामीटर्स है, क्योंकि इससे हम क्या पता कर सकते हैं या किसको अफेक्ट करती है? ये अफेक्ट करती है डिसोल्यूशन रेट को, है ना। जो डिसोल्यूशन रेट होती है उसको अफेक्ट करती है। डिसोल्यूशन रेट अगर आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी या अफेक्टेड हो जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी फाइनली किस पर असर पड़ेगा? बायोअवेलेबिलिटी पर।
जिसकी वजह से आपकी डोसेज फॉर्म की एफिकेसी कम हो जाएगी, थेराप्यूटिक एफिकेसी कम हो जाएगी। तो इसी वजह से इसको पता करना जरूरी होता है। अगेन आई एम टेलिंग। इसके बाद कुछ पैरामीटर्स हैं आपके जो कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है, इसने इन पैरामीटर्स के बिहाफ पर ड्रग्स को कई कैटेगरी में क्लासिफाइड किया है। ठीक है, पैरामीटर्स क्या है आपका कि आपको जो सोल्यूट है उसका एक पार्ट सोलवेंट के कितने पार्ट में घुल रहा है, तो उसी के बिहाफ पे हम ड्रग को क्लासिफाई कर देते हैं। मान लेते हैं कि आपका एक कंपाउंड ऐसा है जिसका एक पार्ट एक सोलवेंट में घुल गया, एक कंपाउंड ऐसा है जिसके एक पार्ट को घुलने के लिए 10,000 पार्ट से भी ज्यादा लग रहे हैं। तो अच्छा कौन है जिसका एक पार्ट में घुल गया, यानी कि सोलवेंट की मात्रा की सोलवेंट की कम आवश्यकता पड़ी और उसकी सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, इसी वजह से वो घुल पाया। अब देखते हैं टेबल को। अगर आपका सोल्यूट लेस देन वन पार्ट सोलवेंट में घुल जाता है तो उसको हम वेरी सोल्यूबल कंपाउंड बोलते हैं। अगर उसको घुलने के लिए 1 से 10 पार्टिकल चाहिए, 10 पार्ट चाहिए, तो आपका फ्रीली सोल्यूबल होगा। अगर 10 से 30 चाहिए तो सोल्यूबल होगा। अगर आपका 30 to 100 चाहिए तो आपका स्पेरेंजली सोल्यूबल होगा, थोड़ा कम सोल्यूबल होगा। 100 से 1000 चाहिए तो स्लाइटली सोल्यूबल होगा, बहुत कम सोल्यूबल होगा। अगर 1000 से 10,000 चाहिए तो आपका ये वेरी स्लाइट सोल्यूबल या पुअर सोल्यूबल होगा। और अगर मैं बात करूं 10,000 या 10,000 से ज्यादा चाहिए तो आपका कंपाउंड कैसा होगा, इनसोल्यूबल, है ना, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होगा। तो क्या होगा आपका, इनसोल्यूबल होगा। इनसोल्यूबल मीन प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल होगा। आप उसको भूल तो जाओगे कोई ना कोई मॉडिफिकेशन करके, लेकिन वो अपने आप से नहीं घुल पा रहा है, तो वो क्या है, इनसोल्यूबल है, प्रैक्टिकली इनसोल्यूबल है। इसमें आप लोग कैसे कैसे बोल सकते हो, आगे हम बात करेंगे कि कैसे सोल्यूबिलिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इस तरीके से हमने अपने कंपाउंड को क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो यही हमको पता करना पड़ता है कि कौन सोल्यूबल है, कौन इनसोल्यूबल है। यही सोल्यूबिलिटी एनालिसिस का मेन गोल होता है। हम सोल्यूबिलिटी एनालिसिस के इंपॉर्टेंस की बात करें तो सोल्यूबिलिटी डायरेक्टली अफेक्ट करती है डिसोल्यूशन रेट को। डिसोल्यूशन रेट अगर आपकी बढ़ती है, फॉर एग्जांपल, तो एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, जिससे मेटाबॉलिज्म एक्सप्रेशन भी साथ साथ बढ़ेगा। जैसे ये सब चीज़ें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं बायो अवेलेबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी। बायो अवेलेबिलिटी बढ़ने का मतलब है कि आपकी ड्रग का थेराप्यूटिक एक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा, ड्रग अच्छा काम करेगी। तो यही सब मेन टारगेट क्या होता है, आपकी सोल्यूबिलिटी एनालिसिस का होता है, क्योंकि ड्रग अच्छे से काम करे यही एक फार्मासिस्ट को चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि सोल्यूबिलिटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। जैसे कि पहला आपका है टेम्परेचर। टेम्परेचर भी आपकी सोल्यूबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल बनाया था, चीनी को ठंडे पानी में घोलिए और गर्म पानी में। गर्म पानी में ठंडे की अपेक्षा ज़्यादा घुलती है क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है। तो टेम्परेचर क्या करता है, सोल्यूबिलिटी रेट को या डिसोल्यूशन रेट को बढ़ा देता है। इसी के साथ साथ आपका होता है प्रेशर। प्रेशर भी आपका डायरेक्टली अफेक्ट करता है सोल्यूबिलिटी को। ठीक है, ये भी क्या करता है, आपके बढ़ा देता है सोल्यूबिलिटी को। ठीक है, इसके बाद फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। आपके जो सोल्यूट है और सोलवेंट है, दोनों की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल सोल्यूट का पार्टिकल साइज है, पार्टिकल साइज ज़्यादा है तो सोल्यूबिलिटी कम होगी, पार्टिकल साइज कम है तो सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर सोल्यूट की पार्टिकल शेप आपकी डिफरेंट है, दैट मीन ऐसी शेप है जो कि सोलवेंट के साथ में अच्छे से मिसिबल नहीं हो पा रही है, तो शेप का भी फर्क पड़ता है, साइज का फर्क पड़ता है, पार्टिकल साइज का फर्क पड़ता है। साथ ही साथ आपका जो सोल्यूट है वो आपका क्रिस्टल फॉर्म में है या एमरफस फॉर्म में है, इसका भी फर्क पड़ता है। और साथ ही साथ सोलवेंट का नेचर कैसा है, सोलवेंट आपका किस तरीके का है ना। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोफिलिक ड्रग को लाइपोफिलिक में बोल रहे हो तो कहाँ से घुलेगी, है ना, या लाइपोफिलिक ड्रग को हाइड्रोफिलिक सोलवेंट में बोल रहे हो तो कहाँ से घुलेगा। तो दैट मीन दोनों की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करती है आपकी सोल्यूबिलिटी को। इसके साथ आपका दूसरा होता है एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सोलवेंट, यानी कि पीएच ऑफ द सोलवेंट। कुछ सबस्टांस ऐसे होते हैं जो कि एसिडिक मीडियम में घुलते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बेसिक मीडियम में घुलते हैं। तो दैट मीन पीएच भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करती है ना। अगर आप किसी ऐसे मटेरियल को जो कि एसिडिक इन्वायरमेंट में घुलता है उसको बेस में डालोगे तो नहीं घुलेगा, और सेम वाइस वर्सा, बेस को डालोगे एसिड में तो नहीं घुलेगा, है ना। हो सकता है कि एसिड बेस आपस में रिएक्शन करके साल्ट तो बना लेंगे लेकिन सोल्यूबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है, तो एसिडिटी और बेसिसिटी भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इसके बाद प्रोपोर्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, जो टेबल की हमने यहाँ पर बात की है ये वाली, कि कौन कितने ज़्यादा सोलवेंट के पार्टिकल को यूज कर रहा है।
अगर कोई 1 कर रहा है तो वो हाईली सोल्यूबल है, कोई 10,000 से ज़्यादा कर रहा है तो वो इनसोल्यूबल है। तो दैट मीन इसका जो प्रोपोर्शन है कि सोल्यूट कितना है, सोलवेंट कितना है, ये भी आपके सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है, जिसके बिहाफ पर हम उसको हाईली सोल्यूबल, सोल्यूबल या इनसोल्यूबल बोलते हैं। इसके बाद सरफेस टेंशन, आपको पता है इमल्सन आपने पढ़ा होगा। सरफेस टेंशन जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल एंड वाटर, दोनों का सरफेस टेंशन डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ऑयल में वाटर नहीं घुल सकता और वाटर में ऑयल नहीं डिसोल्व हो पाता। तो सरफेस टेंशन भी आपका सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करता है। इसके बाद फिजिकल एजिटेशन, अगर आप किसी सोल्यूट को, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने पानी में चीनी डाली और चीनी डालने के बाद आप उसको ग्लास रोड से उसको स्ट्रिंग करते हो, तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है, समझ रहे हो ना। आप नॉर्मली रखोगे पानी में चीनी को तो बहुत टाइम लगेगा घुलने में, ठीक है, हो सकता है आपके कई घंटे लग जाए। आप उसको डालने के बाद एक चम्मच से हिला दीजिए तो क्या होगा, सोल्युबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं आपके, जिनमें आपका टेम्परेचर, प्रेशर, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, प्रोपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सोलवेंट, सरफेस टेंशन एंड फिजिकल एजिटेशन, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इसके बाद कुछ मेथड्स हैं आपके जो कि सोल्युबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। फॉर एग्जांपल आपका कंपाउंड इनसोल्युबल है ना, तो उसको इम्प्रूव कैसे करना है, ऐसा तो नहीं है कि आप उसकी नहीं बना सकते, तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो पहला मेथड होता है केमिकल मॉडिफिकेशन ऑफ ड्रग इनटू साल्ट और प्रोड्रग। देखो क्या होता है, एसिडिक कंपाउंड और बेसिक कंपाउंड एज कम्पेयर टू साल्ट आपके कम घुलते हैं, उनकी सोल्युबिलिटी कम होती है, या उनके साथ में कुछ लिमिटेशंस होती है कि एसिडिक आपका एसिडिक में ही घुलेगा, बेसिक आपका बेसिक में ही घुलेगा। तो इस लिमिटेशंस को हटाने के लिए, ताकि वो वाटर में भी सोल्युबल हो, अच्छे से हो जाए, तो हम क्या करते हैं, उस कंपाउंड को साल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, या हम उसको प्रोड्रग में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोड्रग मतलब ईस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि वो इजीली क्या हो, आपके हर एक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाए। तो पहली मॉडिफिकेशन आपकी केमिकली रहेगी, हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट सोल्युबलाइजिंग एजेंट। ठीक है, सोल्युबलाइजिंग एजेंट क्या है, आपका ऐसा एजेंट होता है जो कि आपके कंपाउंड को सोल्यूबल करता है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं सरफेस टेंशन का, ठीक है, आपके पास में एक ये ऑयल है और एक ये आपका वाटर है, तो हम क्या करेंगे, सोल्युबलाइजिंग एजेंट लेंगे जो कि इन दोनों के बीच में क्या होगा, अपने आप को फिट करेगा, और फिट करने के बाद में जो सरफेस टेंशन का डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि ऑयल का ज्यादा है, वाटर का कम है, तो ये क्या करता है, इसको मिनिमाइज करने की कोशिश करता है, सरफेस टेंशन को कहीं ना कहीं इक्वल करने की कोशिश करता है, जिससे फाइनली आप लोग इमल्सन बना पाते हो। तो सरफेक्टेंट बेसिकली क्या होते हैं, आपके सोल्युबलाइजिंग एजेंट होते हैं, ये सोल्युबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, इनका यूज करके हम बढ़ा सकते हैं। तीसरा आपका है यूज ऑफ कोसोल्वेंट। ठीक है, हम कोसोल्वेंट यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका कैम्फर है, कैम्फर आपका पानी में नहीं घुलता, कैम्फर मतलब कपूर पानी में नहीं घुलता, लेकिन कैम्फर आपका अल्कोहल में घुलता है, तो हम क्या करेंगे, उस कैम्फर को अल्कोहल में घोलेंगे, और ये अल्कोहल आपका पानी में भी घुलता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो कैम्फर है ये वाटर में नहीं घुलता है, तो हम क्या करेंगे, इसको अल्कोहल में ले लेंगे, है ना। आपको कोसोल्वेंट ऐसा यूज करना है जिसमें आपका सोल्यूट और सोल्वेंट दोनों घुल जाएं, जिसमें आपका जो सोल्यूट है और जो सोल्वेंट है दोनों को डिसॉल्व करा ले। तो अल्कोहल में कैम्फर भी डिसॉल्व हो जाता है और अल्कोहल आपका वाटर में भी डिसॉल्व हो जाता है। तो आप पहले कैम्फर को अल्कोहल में डिसॉल्व करिए, और डिसॉल्व करने के बाद इस पूरे मिक्सचर को आप वाटर के साथ डिसॉल्व करिए, वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो कोसोल्वेंट का हम लोग यूज कर सकते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे ही होता है, इंडस्ट्री में क्या होता है आपका, देखो बहुत सारे मटेरियल डलते हैं, जैसे कि मल्टीविटामिन सिरप बनता है, तो उसमें कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर सोल्यूबल होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो वाटर में नहीं घुलते, है ना। जबकि हमारा जो सिरप या सस्पेंशन होता है वो वाटर से ही बनता है, उसका जो बेस होता है पानी और चीनी का ही होता है, या सैकरिन का होता है। अब हम सभी को उसमें नहीं डाल सकते क्योंकि पानी में नहीं घुलेंगे, तो हम क्या करते हैं, अलग से घोल लेते हैं। जो पानी में नहीं घुलते उसको हम अलग से घोल लेते हैं, जो क्लोरोफॉर्म में घुलेगा उसको क्लोरोफॉर्म में घोल लेते हैं, जो अल्कोहल में घुलेगा उसको अल्कोहल में घोल लेते हैं। फिर इनको सोल्यूबल फॉर्म में ही क्या करते हैं, उस कंटेनर के अंदर डालते हैं और बाद में मिक्स करते हैं, समझ रहे हो। तो इसी को बोलते हैं कोसोल्वेंसी या कोसोल्वेंट। फिर आपका होता है पीएच एडजस्टमेंट। अगर पीएच कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है आपकी सोल्युबिलिटी में, मेन बैरियर क्या है, पीएच को लेके, तो पीएच को एडजस्ट कर दीजिए, है ना। एसिडिक पीएच पे घुलना है तो एसिडिक बना दीजिए, बेसिक पीएच पे आपका अच्छा घुलता है तो बेसिक बना दीजिए, दैट मीन पीएच को एडजस्ट कर दीजिए।
इसके बाद माइक्रोनाइजेशन ऑफ सॉलिड डिस्पर्जन। तो आपका फॉर एग्जांपल अगर पार्टिकल साइज आपका दिक्कत दे रहा है तो पार्टिकल साइज को माइक्रोनाइज कर दीजिए, छोटा कर दीजिए। तो माइक्रोनाइजेशन ऑफ सॉलिड डिस्पर्जन ये आपका एक मेथड है सोल्युबिलिटी को इम्प्रूव करने का। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इम्पोर्टेंस देखा, फैक्टर अफेक्टिंग देखा, मेथड्स देखे, कौन कौन से मेथड्स हैं। ये बेसिकली आपके सोल्युबिलिटी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद आपके सिलेबस में पीएच है, डिसोसिएशन कांस्टेंट है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, उसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि वो क्या है और कैसे सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद। कोई भी दिक्कत आती है इस टॉपिक में प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।